नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के संकेत मिले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों में झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 23 से 25 फरवरी तक इलेक्शन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने का फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराया जाना है, इसलिए 23 से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 23 फरवरी को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारी का प्रशिक्षण होगा और वहीं 24 फरवरी को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा और जबकि 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिले के निर्वाची पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के निर्वाचन पदाधिकारी और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तारीख को 10 बजे से प्रशिक्षण शुरू करवाएं। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर कहा कि राज्य में भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। राज्यपाल ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आगामी बजट सत्र और पंचायत चुनाव में इन मुद्दों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित भी हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हाल ही के दिनों में झारखंड में विभिन्न मुद्दों पर उठे विवाद और हंगामा के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसमें खासकर भाषा विवाद को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध आंदोलन, मानव श्रृंखला, पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला जैसे विषय शामिल हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने रिपोर्ट का समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कह रही है कि इस सरकार के समय अपराधी और अपराध जो है वो निरंकुश हो गया। रिकॉर्ड संख्या में हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं और जो प्रशांत बोस नक्सली हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने लगातार सुरक्षा बलों पर हमला किया है, उनके हथियार लूटे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं, वो चाहे रुपेश पांडे की बात करें, संजू प्रधान की बात करें। और जो भाषा विवाद है उसमें सरकार ने अदूरदर्शी निर्णय लेते हुए कभी किन्हीं भाषाओं को जोड़ा, फिर उन भाषाओं को हटाया और पूरे प्रदेश को एक तरीके से अशांत करने की कोशिश की है। सिर्फ राजनीति के लिए लोकतांत्रिक सरकार को विकासशील सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना हमें लगता है कि ये उचित नहीं है एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, और उसमें भी राज्यपाल महोदय के द्वारा। राज्यपाल महोदय ने जो रिपोर्ट भेजी है, नक्सल प्रभावित जो बात उन्होंने कहा है, तो स्वाभाविक तौर पे विकासशील सरकार जब से इस राज्य में बनी है तब से बड़े बड़े नक्सली या तो पुलिस के गोली के शिकार हुए हैं या वो जेल के शिकंजे के पीछे हैं। झारखंड में कुशल नेतृत्व है, यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, समाज में वैमनस्यता फैलाने की राजनीति नहीं चलेगी। हम समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। राज्यपाल महोदय उसे भी चिन्हित करें। और रही बात भाषा विवाद की, तो इस विवाद को तूल किसने दिया? किसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे? किन लोगों ने उत्तेजक नारे लगाए? किन लोगों ने समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश की? सभी तो इनके लोग थे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। निरंजन, देखिए, राज्यपाल ने केंद्र मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट सौंपने के बाद से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने समर्थन किया तो कांग्रेस और जेएमएम ने रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, पिछले कई दिनों पहले केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से झारखंड के विधि व्यवस्था को लेकर के रिपोर्ट मांगी थी। इसके 3 प्रमुख सबसे कारण थे भाषा विवाद को लेकर के, जिस तरह सड़कों पर पक्ष और विपक्ष यहाँ के जो स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के वो एक सवाल खड़ा कर रहा है। और आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से, यानी झारखंड के बोकारो और
धनबाद से भाषा यानी मगही या भोजपुरी को हटाया गया। उससे पहले डायन बिसाही का मामला था। प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी को भी गिरफ्तार किया गया था। और नक्सली हमले में इस तरह से लगातार जिस तरह से वारदात बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम बात करें गिरिडीह में एक नवनिर्मित पुल को भी नक्सली ने उड़ाया था, उसको लेकर के। और वहीं दूसरी ओर पेशा कानून एक्ट जो पंचायती राज को में एक कानून को लेकर के एक प्रावधान है, उसको लेकर के भी यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी मूलवासी हैं वह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी ओर हजारीबाग में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, मॉब लिंचिंग में कई लोगों की जाने गई है, इस सभी के कानून व्यवस्था को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट भी मांगी थी। उसको लेकर के एक विस्तृत ब्यौरा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। अब इस पर सवाल यह उठ रहे हैं कि 24 फरवरी से जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें कई तरह के हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस सभी तरह की जो लगातार सड़कों पर उतर करके जिस तरह से दिल्ली से आकर के बीजेपी के नेता यहाँ मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर के मिलना चाह रहे थे, उसके परिवार जनों से यह आरोप लगाया था जेएमएम के नेता ने कि दिल्ली से आकर के यहाँ विधि व्यवस्था खराब कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना था कि एक स्थिर सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार को ये अस्थिर करने की साजिश है। वहीं दूसरी ओर जब मैंने बीजेपी के नेता से बात किया तो उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट जो सौंपी गई है वह राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल जिस तरह से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर के उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि लगातार जिस तरह से झारखंड में कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने हैं। अगर हम पक्ष की बात करें तो उसमें भी जो धड़े हैं यानी जेएमएम और कांग्रेस सत्ता में है, उसमें भी कई धड़े हैं जो स्थानीय भाषा को लेकर के विवाद खड़ा कर रहे हैं। हालांकि अब इस पर विराम तो लग गया है, लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से सभी जिलों में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया गया है, उस पर अब ये सवाल खड़ा कर रहा है। इस कई मुद्दे हैं, डायन बिसाही मामलों में कई औरतें की जानें भी गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यपाल ने एक विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन ने 24 फरवरी यानी बजट सत्र शुरू हो रहा है, इससे पहले भी जो बजट में प्रावधान किया गया था वित्तीय राशि, उस पर भी सवाल विपक्ष उठा रहे हैं कि मात्र 30% ही उस पर खर्च हुआ, यानी 70% जो है पैसे नहीं खर्च हुए हैं, वह राजकीय कोष में रह गया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो लगातार जिस तरह से विपक्ष पक्ष को घेरने की कोशिश की है, सड़क से लेकर के सदन तक, स्थानीय भाषा को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, जेपीएससी का भी मामला आप देखें, जेपीएससी में 3 बार संशोधित रिजल्ट अभी जारी किया गया है, उस पर भी सवाल हुए। 3 बीजेपी नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था पर भी प्रभावित होने का राज्यपाल ने रिपोर्ट सौंपा, जिसमें कहा गया, उन्होंने चिंता जताई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भोजपुरी मगही बोलने वाले उर्दू का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को हर जिले से हटाने की मांग की है। हेमंत सरकार ने पिछले शुक्रवार को रात के अंधेरे में एक बड़ा फैसला लिया। धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया। सरकार ने दबाव में फैसला तो ले लिया, लेकिन विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मगही, भोजपुरी, अंगिका मंच के लोगों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, राज्यपाल के सामने अपनी बात रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच की ओर से लगातार इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार भाषा को लेकर कई बार जो है कि असंवैधानिक निर्णय लिया है। ये राज्य के लिए बड़ा सवाल बन गया है और पूरे राज्य भर में जनाक्रोश है। दूसरी तरफ आदिवासी मूलवासी संगठन के लोगों का कहना है कि जिलों में सिर्फ झारखंड में बोली जाने वाली बोली और भाषा को ही रखा जाए, भोजपुरी, अंगिका और मगही को सभी जिलों से हटाया जाए। मांग उठ रही है यहाँ की भाषाओं को शामिल नहीं करने के लिए, तो ये स्वागत युक्त है और ये मांग हम लोग भी करते हैं। आप यहाँ पर आइए, अंग्रेजी बोलिए, आप यहाँ पर आइए, भोजपुरी बोलिए, मैथिल बोलिए,
लेकिन यहाँ पर कानूनन मान्यता दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन कुछ नेताओं में से हैं जिन्होंने मगही भोजपुरी को हटाने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर सरयू राय ने सरकार से सवाल पूछा है कि किस नियम और कानून के तहत सरकार ने पहले इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था और अब किस कानून के तहत वापस लिया है। सरयू राय ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ये जो विवाद उठ खड़ा हो रहा है, सरकार को जवाब देना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नियम कानून संविधान का प्रावधान हटा दीजिए, पालन मत करिए, मगर जब आप कोई भी कार्रवाई करेंगे एक सरकार के रूप में तो उन पर विचार करना होगा जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड के माने गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड की हेमंत सरकार दबाव में फैसले लेती और बदलती रहती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और जमशेदपुर से प्रबंधन की रिपोर्ट। गिरिडीह में जेएनयू के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ के मधुबन में प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है और आज चिंतन शिविर का अंतिम दिन है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। रविवार से चिंतन शिविर की शुरुआत हुई थी और शिविर में राज्य के सभी 24 जिलों से आए पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहां संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने का चिंतन किया जा रहा है। आज चिंतन शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को लेकर संजीदा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जारी किया है वैसे भी हम लोग कर रहे हैं। ये ठीक है, वो कमेटी गठित नहीं है, बावजूद हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, हमने सरना धर्म कोड लागू किया, अपनी ओर से पारित कर दिया। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लोगों ने एड्रेस करने का काम किया है और आने वाले समय में भी जो विषय जो हम लोगों ने अपने वचन पत्र में दिया है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि चिंतन शिविर में बजट को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि वित्त मंत्रालय कांग्रेस के पास है तो उनको पार्टी चाहेगी कि इस बार सरप्लस बजट आए। आने वाले दिनों में बजट सत्र भी है और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष जो है उसके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को तैयार किया जा रहा है कि हम लोग विपक्ष को, भाजपा को फेस करें। तो वित्त मंत्रालय कांग्रेस पार्टी के पास है और इस बार हम लोगों ने दबाव बनाया है कि सरप्लस बजट, तभी ना हम लोग काम दिखेगा, तभी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, जनता को मजबूत करेंगे। और इसको लेकर सभी विभाग को निर्देश दिया गया है कि आप लोग तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज, देखिए आज चिंतन शिविर का अंतिम दिन है और राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं, तो क्या तैयारियां की गई है इसे लेकर? जी, आपको बता दें कि चिंतन शिविर का आयोजन गिरिडीह जिले के मधुबन में किया गया, जो जैन मुनियों के लिए तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे जो आज आखिरी दिन है इस चिंतन शिविर का, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वर्चुअली अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस चिंतन शिविर का। वहीं आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के कद्दावार नेता हैं, सुबोध कांत सहाय से लेकर मधु कोड़ा से लेकर गीता कोड़ा से लेकर के जितने भी तमाम इनके मंत्री हैं, रामेश्वर उरांव से लेकर के इरफान अंसारी तक, तमाम नेताओं की यहाँ पे मौजूदगी है, जमावड़ा है और यहाँ पे चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स आपको बता दें कि आज शाम को चिंतन शिविर की समाप्त होने के बाद यहाँ पे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, जिस पर बातचीत करते हुए इरफान अंसारी ने बताया कि क्या कांग्रेस का रोल होने वाला है बजट सेशन में, क्योंकि वित्त मंत्रालय है वो कांग्रेस के ही पास है, तो बहुत सारा कुछ डिसाइड कांग्रेस पे ही करता है कि किस तरह का प्रारूप होगा आने वाले बजट को लेकर के। और बेरोजगारी को लेकर के भी मुद्दे जब पूछे गए इरफान अंसारी से, तो उन्होंने भी खुलकर बताया कि बेरोजगारी के भी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बजट की प्रारूप को तैयार किया जाएगा। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
लोहरदगा समाहर न्यायालय में उपायुक्त से वार्ता करने टाना भगत आए और रोके जाने पर टाना भगतों ने हंगामा और नारेबाजी भी की। बातचीत के लिए उपायुक्त के आने के बाद टाना भगत शांत हुए। उपायुक्त से टाना भगतों ने कहा कि 5वीं अनुसूचित के आधार पर टाना भगतों को अधिकार दिया जाए। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि टाना भगत के पत्र को मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव के पास भेज देंगे। चिट्ठी दिया गया था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिए उपायुक्त महोदय में, इसलिए हम लोग उसका जवाब के लिए हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय सभा कक्ष में हम लोग घेराव नहीं, उनका जवाब मांगने के लिए, प्रेम से वार्ता करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठक रखे हैं। उधर गढ़वा की कांडी पुलिस ने 2 मंदिरों से भगवान की मूर्ति चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोर के साथ 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया और अपराधियों के पास से विखंडित अवस्था में मूर्ति बरामद हुई है। पुलिस ने दिलकश रोशन के निशानदेही पर उसके घर से भगवान की मूर्ति का अवशेष भाग बरामद किया है। उनके गिरोह के भागे हुए सदस्यों के द्वारा गर्दहा मंदिर के पीछे मूर्ति को रख दिया गया, चोरी गई मूर्ति को रखा गया था ताकि पुलिस का ध्यान बढ़ सके, अपने और अपने गिरोह की तरफ से ध्यान हटाने के लिए वह मूर्ति को मंदिर के पास रख दिया गया था, जिसकी बरामदगी कर ली गई। खबर बोकारो से है। पेटरवार के भदवा जारा गांव में बिरसा मुंडा आम बागवानी का निरीक्षण केंद्र टीम ने किया और केंद्र के अधिकारियों ने अपनी बातों को महिला मेट लीला और बागवानी मित्र सहित अन्य लोगों के साथ साझा किया और आम बागवानी लगाने और इससे होने वाली आय पर बातचीत की। बता दें कि 35 एकड़ वाले इस बड़े भूभाग में 3,360 आम के पौधे लगाए गए हैं। शुरुआत तो कहीं न कहीं से शुरू होती है। यहाँ पे फायदा क्या है कि ज़मीन जो है बहुत है और आराम से इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 80 लीटर महुआ शराब और 100 किलो जावा महुआ को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने लाइन होटल में भी छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए हैं और उत्पाद विभाग ने बताया कि सुनसान जगह पर अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। तो अवैध शराब का बिक्री चल रहा है, इस पर पाबंद लगाने हेतु उत्पाद विभाग का गहन छापामारी चल रही है, जिस क्रम में आज बरमोरिया, परसाटांड़, कल्याणडीह, गप्पे, पचम्बा क्षेत्र में जितने भी लाइन होटल हैं, रोड किनारे होटल हैं, सभी में छापामारी की गई। धनबाद में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में सीआईएसएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और हजारों बोरियां जब्त की गई है और जब्त कोयले करीब 500 टन से अधिक हो सकता है। सीआईएसएफ आईजी के निर्देश पर छाताबाद ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी के पास सीआईएसएफ की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें ये सफलता मिली और कोयला तस्करों ने कोयला खनन के लिए मुख्य सड़क के नीचे ही सुरंग बना दिया है, जिससे जमीन पूरी तरह से खोखला हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छापेमारी करने पहुंची सीआईएसएफ की टीम अवैध कोयला खनन की जगह को देखकर दंग रह गई। कोयला माफिया ने 12 से अधिक मुहाने बनाए रखे हैं और ये सब कुछ चल रहा कतरास थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर। सारा सिस्टम यहाँ पे भ्रष्ट हो चुका है। सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा ओपन काम किया जा रहा है, इन लोग अपराधियों को किसी का डर भय नहीं रह गया। मैं सबसे पहले तो सीआईएसएफ की टीम को आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज पूरे भ्रष्ट सिस्टम में आके किस तरह से आखिर किस परिस्थिति में आके उन लोगों ने आज यहाँ पर कोयला ट्रक को रोका। रूप से इसमें भूमिका है, अगर प्रबंधक चाह लेंगे तो एक कोयला का ईटा भी वहाँ से उसके नहीं उठ सकती है। कोयले के अवैध खनन के बाद धनबाद पुलिस से लेकर बीसीसीएल के अधिकारी और सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और यह अहम सवाल ये कि पुलिस सुस्त, माफिया मस्त, पुलिस को क्यों नहीं दिखाई देता कोयले का अवैध खनन। तो इस पूरे मामले पर कई अहम सवाल। क्या कोयला माफियाओं पर कार्रवाई से पुलिस डरती है?
बीसीसीएल के अधिकारी आखिर क्यों रहते हैं खामोश? चलिए अब बात बड़ी खबर की, और बड़ी खबर धनबाद से। चंद पैसे की लालच में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग इस काम से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी बरोरा थाना क्षेत्र के अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की दबकर मौत हो गई। बीसीसीएल एरिया 1 के मंदरा स्थित बंद डेको आउटसोर्सिंग माइंस में कुछ लोग अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे थे और इसी दौरान चाल धंसने से 4 लोग दब गए, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक के परिजन आनन फानन में शव लेकर भाग निकले। तो अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की मौत को लेकर भी एक बार फिर प्रशासन और कोल कंपनियां सवालों के घेरे में। सवाल है कि हादसे के बाद भी क्यों नहीं खुलती है आंखें? अवैध खनन से फिर हादसा हुआ तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो ये तमाम अहम सवाल, क्या फिर नए हादसे का हो रहा है इंतजार? और इधर गुमला में फूड पॉइजनिंग से 28 छात्राएं बीमार हो गई, जिनमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना डुमरी प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की है। फूड पॉइजनिंग की शिकार बच्चियों के मुताबिक खाने में चावल, दाल और आलू गोभी की सब्जियां दी गई थी, जिसमें सब्जी से थोड़ी अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चियों ने खाना नहीं खाया, जबकि कुछ नहीं खाया। और खाने के करीब 1 घंटे बाद बच्चियों को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। आनन फानन में सभी 28 बच्चियों को डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को वापस भेज दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से कुछ बच्चियों ने शिकायत की, जिसके बाद 7 बच्चियों को फिर से CHC लाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। कुछ घंटा बाद में हम लोग को थोड़ा भीगने लगा, मुंह में पानी आने लगा और पेट में अजीब सा फीलिंग। खाना खाने के बाद बस एक फूल को भी खाया। खाना खाए, सब्जी से थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा था, इसी की वजह से बच्चियां बहुत सारी 4-5 बच्चियां उल्टी थी और हॉस्पिटल में इलाज कराया। नहीं, हमको तो नहीं हुआ, लेकिन हम भी खाए थे। बच्ची जो आई है उसमें 7 बच्चियों को हमने भर्ती किया है। 2 बच्ची को रेफर कर दिया, क्योंकि इन लोगों को 3 से 4 बार वोमिटिंग हुआ था, इनके पेट में काफ़ी दर्द था। और 2 बच्ची जो थी उनकी ब्लड प्रेशर का लेवल काफ़ी गिर गया था, तो उन दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। और फिलहाल जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा